हेलो क्लास। अब हम लोग नया टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर है जो टर्म हमने यूज़ किया है क्यू नॉट। क्यू नॉट को पता है क्या कहते हैं बच्चों? क्यू नॉट को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, या इसी को बेटा एक और नाम देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसकी जो वैल्यू होती है आपको मालूम होनी चाहिए, +1 कूलम होती है इसकी वैल्यू, +1 कूलम। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी का सिंबल मैंने बनाया है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। किसी भी एलिमेंट्री चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाएंगे, तो वहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क अमाउंट को और उस चार्ज को जिसको लेकर आ रहे हैं उसके रेशियो को हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे द वर्क डन in carrying the charge Q naught from infinity to any point in electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसको हम फार्मूला भी लिख सकते हैं V = W/Q0। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि द रेशियो ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन in carrying the charge Q0 and elementary charge Q0 is called electric potential। तो हमारे पास यहाँ पर V = W/Q0 आ जाएगा। अब इसमें इसकी जो यूनिट है वो हम कैसे निकालेंगे और इसमें जो टर्म्स हैं उनको क्या क्या कहते हैं तो आपको पता है। जो W है, W को हम वर्क कहते हैं और वर्क की यूनिट तो आप जानते हैं जूल होती है। जो Q0 है अभी मैंने बताया था, इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज यूनिट तो कोई भी चार्ज हो उसकी यूनिट कूलम होगी। और तीसरा जो है वो हमारे पास V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट आपकी वोल्ट होती है। अगर हम इसकी यूनिट को निकालें तो इसकी यूनिट को निकाल भी सकते हैं। देखिए यूनिट हम निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास W/Q0 है। आपको पता है W के लिए हम जूल यूज़ करते हैं और चार्ज के लिए कूलम यूज़ करते हैं। तो इसको हम जूल कूलम इन्वर्स या इसी को हम वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। और अगर इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन भी हम इसकी निकाल सकते हैं। देखिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, आपके पास फार्मूला है V = W/Q0। हम लोग W के लिए क्या यूज़ करते हैं आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। और ये Q0, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए M × A यूज़ करते हैं, ×S/Q0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी डायमेंशन पुट करने जा रहे हैं। M के प्लेस पर आपको पता है M यूज़ करेंगे और जो A है A के प्लेस पर यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन LT - 2
और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्लेस पर एल यूज़ करेंगे, और अपॉन में क्यू नॉट जो है उसको हम ए टी यूज़ करेंगे, क्योंकि चार्ज की मैंने आपको बताया था कि क्यू इक्वल टू आपने पढ़ा था आई इंटू टी, तो ये ए इंटू टी आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। इस तरह से हमारे पास इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इसको इस तरह से भी समझ लीजिए, जैसे आप एक ये एज्यूम करिए कि मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह का लिया कि मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले लिया, एक यहाँ पर सेल ले लिया, ये की है, और इस तरह से हम यहाँ पर प्लस माइनस ले लिए हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे इसी को अगर हम इस तरह से बनाएं तो भी इसमें आप समझ जाएंगे। इस तरह से हमने एक सेल ले लिया, और सेल से भी आप समझ सकते हैं जैसे प्लस माइनस है। यहाँ पर इसके अंदर आपको पता है ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और ये टर्मिनल आपका प्लस हो गया, ये टर्मिनल आपका माइनस हो गया। अब सारे इलेक्ट्रॉन आपके किधर से किधर जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। तो अब आप इसको ए पॉइंट ले सकते हैं, इसको बी पॉइंट ले सकते हैं। तो आप इस पूरे स्टेटमेंट में, पूरे सर्किट डायग्राम में एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जब नेगेटिव टर्मिनल होगा तो यहाँ पर इस पूरे कंडक्टर के अंदर ये जो हमने एक सिलेंड्रिकल शेप बनाया है, ये कंडक्टर है, कोई वायर है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो आपका माइनस से प्लस की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बैटरी यूज़ हो रही है। अगर ये टर्मिनल्स ना होते प्लस माइनस तो इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करते। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में वर्क जो किया जा रहा है वो वर्क कौन करवा रहा है, वो ये इलेक्ट्रिक सेल करवा रही है। तो इसी बेसिस पर आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, +1 कूलम, उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में एक वर्क जो करना पड़ता है, उस वर्क और चार्ज के रेशियो को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसको समझने के लिए अगर हम ये सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो इससे आप बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे, लिखेंगे द वर्क डन इन कैरिंग द चार्जेस। चार्जेस में यहाँ किसको आपने यूज़ किया है? चार्जेस में आपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है। द वर्क डन इन कैरिंग द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस to another place in electric circuit is called potential difference between 2 points इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लीजिए ये हमने टर्मिनल मान लिया, इस टर्मिनल को हमने कहा ये हमारे पास बी टर्मिनल है और ये टर्मिनल ए टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क बी तक वर्क ज़्यादा होगा या ए तक वर्क ज़्यादा होगा? तो आपको पता है कि ए तक वर्क ग्रेटर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक कैरी करने में कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो यहाँ का वर्क कुछ और होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में
ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस टर्मिनल पर पोटेंशियल ग्रेटर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही वर्क आपका ग्रेटर हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से चला यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल बन जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर और यहाँ तक लाना है, इस पॉइंट तक, तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेटर होगा, क्योंकि जितना वर्क अमाउंट इंक्रीज करता जाएगा उतना पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जाएगा। वर्क अगर कम होगा तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, और वर्क अगर इंक्रीज करेगा, ग्रेटर होगा, तो पोटेंशियल भी ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम इसमें भी समझा रहे हैं। तो अब आप ही बताइए, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर VA माइनस VB होगा, W/Q। और आपको पता है यहाँ पर कि कौन सा पोटेंशियल ग्रेटर है, तो VA जो है वो ग्रेटर है आपका VB से। और ग्रेटर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को B तक आने में वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से A तक जाने में और वर्क करना पड़ेगा, ग्रेटर वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए पोटेंशियल एट पॉइंट A जो है वो लार्ज होगा, पोटेंशियल एट B जो है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन कर दिया। एक और इसका बेस्ट एग्जांपल है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो इस वजह से क्यों होता है। तो इसके लिए एक और एग्जांपल आपके सामने हम रख रहे हैं, तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज करिए हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, और यहाँ पर हमने कंटेनर में एक पाइप लगा दिया इस तरह से, और फिर हमने यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर ले लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें जो है वो इसमें क्वांटिटी जो है वो वाटर की ग्रेटर कर ली। जैसे मान लीजिए इसमें हमने यहाँ तक वाटर फिल कर लिया है इसमें, और इसमें जो है वाटर सिर्फ यहीं तक फिल है, सिर्फ इतना ही वाटर है। तो आपको पता है कि जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, वो हमेशा याद रखिए इधर से इधर फ्लो होगा। यानी जो फ्लो होता है वो ऑलवेज हाई लेवल टू लो लेवल होता है। इसी बेसिस पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो है इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं और करंट का फ्लो किधर से किधर होता है। याद रखिए कि जैसे मान लीजिए ये हमने आपको एक कंडक्टर ले लिया है, इसको हम कंडक्टर कहेंगे, इसका ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल हमने VA मान लिया है और यहाँ पर पोटेंशियल VB मान लिया है, तो जो चार्ज करंट का जो फ्लो होता है करंट का, वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो करंट होती है उसका फ्लो किधर से किधर होगा। अगर ए भी हमारे पास वायर है और हमने जान लिया कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल VA है, हाई पोटेंशियल हमने मान लिया, और उसके बाद जो आपका बी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल जो है वो आपका लो है, तो करंट का फ्लो हमेशा याद रखिए, करंट का जो फ्लो होता है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। और इसके लिए आपके सामने जो एग्जांपल है उससे भी आप समझ सकते हैं कि फ्लो जो होता है वो ऑलवेज हाई लेवल टू लो लेवल की तरफ होता है। वैसे ही यहाँ पर करंट का फ्लो भी होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और वर्क जो है वो कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर इस टर्मिनल को आप नेगेटिव कहेंगे, इस टर्मिनल को पॉजिटिव, तो उसके बेसिस पर आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव हमेशा जो है पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और जब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी वर्क होगा। और जब वर्क होगा तो उसी वर्क को हम एक नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके बारे में आपको इसकी यूनिट और डायमेंशन का पता चल गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि वर्क होता क्यों है, तो वर्क के लिए आपके पास ये जवाब है कि अगर एक कंटेनर आप एज्यूम करें, तो एक में अगर वाटर की क्वांटिटी हाई रखेंगे, मतलब उसका लेवल हाई रखेंगे, एक में लो रखेंगे, तो जो लिक्विड का फ्लो है वो ऑलवेज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों में जो लेवल है वो बराबर नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर करंट भी वर्क करता है उसी कॉन्सेप्ट पर कि अगर ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, ए टर्मिनल पर अगर पोटेंशियल हाई है और बी पर लो है, तो करंट का फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल होता है। ठीक है,
जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद इसमें जो है इसके डेरिवेशंस को किस तरह से आप करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ज़रा देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है बेटा, इसकी हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ये हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया, और जब हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने r मान लिया, पॉइंट ओ कह दिया, इसको हमने ए कह दिया, ठीक है। और एक जो क्यू नॉट चार्ज है वो आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर डेरिवेशन में करना क्या है, डेरिवेशन में करना तो यही है कि इसको हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी इन्फिनिटी ले ली, ठीक। अब हमें करना ये है कि Q नॉट को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाना है। आपको पता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको यही बताया था, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है। तो वहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क और चार्ज के रेशियो को हम क्या नाम देते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ज़रा देखिए, यहाँ पर आपने Q नॉट इन्फिनिटी पे रखा है। सपोज करिए अगर Q नॉट हमारा जो है यहाँ पर आ जाए, इस पॉइंट पर, इसको हमने लेट किया है, अगर Q नॉट यहाँ पर होगा तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो आपका जवाब आएगा इसको रिपेल करेगा। अब जरा देखिए, अब हम ये बात लिखने जा रहे हैं, इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at point A, if unit positive charge placed at point A, then repulsive force acts on it। और रिपल्सिव फोर्स का फार्मूला तो आपको पता ही है, 1/4πε0 k Q नॉट अपॉन R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है। अब अगर हमें मान लीजिए कि A को Q नॉट को A से B तक लाना पड़े, यानी A से B तक लाना पड़े, यानी हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया B, ये पॉइंट B है हमारे पास, ये हमने B पॉइंट ले लिया, यहाँ तक अगर आपको लाना पड़े तो आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे dr। अब आप देख लीजिए, अगर हमें Q नॉट को A से B तक लाना पड़े तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी A टू B, जबकि फोर्स आपका ऑपोजिट लग रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे द वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। तो dW इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स के साथ यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। माइनस साइन क्यों लगेगा? क्योंकि आपको पता है कि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि अगर Q नॉट को आप A से B तक ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी है A से B, जबकि फोर्स लग रहा है आपका B से A की तरफ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। और इसके लिए आपको एक और फार्मूला बता देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। W इक्वल टू एक फार्मूला होता है बच्चों FS cos थीटा, और अगर हम यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को हम देखें तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को देखें तो ये है, और यहाँ पर इसके बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो ऐसे में W इक्वल टू अगर फार्मूला लगाएंगे FS cos 180, तो आपके पास W इक्वल टू FS और यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1, तो W इक्वल टू -FS भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस साइन आप देख रहे हैं वो इसी वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इस वजह से जब cos 180 लेंगे तो माइनस साइन आएगा। हम माइनस साइन आने की वजह से यहाँ पर माइनस हमने लगाया है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अब जरा dW इक्वल टू हम लिखते हैं, जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है बेटा, वो हम लिख लेंगे 1/4πε0 k, और यहाँ Q नॉट अपॉन R इंटू dr हमने इस तरह लिख लिया।
अब हम इसमें ये देखेंगे कि टोटल वर्क अगर हमें निकालना है, टोटल वर्क डन फ्रॉम टोटल वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज, total work done in carrying the charge Q naught from infinity to point A। तो हमारे पास इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dw इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में आएगा डी आर अपॉन आर, और यहाँ इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये जो इन्फिनिटी है, इस तरह का जो सिंबल याद रखिए, ये होती है बेटा लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब होता है कि आप कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप चार्ज को इन्फिनिटी से कंटिन्यू कर रहे हैं और ए पॉइंट तक लाएंगे, तो इन्फिनिटी के लिए आप इन्फिनिटी ले रहे हैं और ए पॉइंट तक जब ले आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ओ से लेकर ए तक वो आर है, तो इसलिए इन्फिनिटी टू आर ले लेंगे। और इसमें इंटीग्रेट क्यों किया गया है, तो यहाँ पर आप ये बात भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स भी लिख दें। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी की जो टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं, होल वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको इंटीग्रेशन टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का हम मतलब भी बताने जा रहे हैं, ज़रा देखिए इंटीग्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है और x टू द पावर n dx ये पहला फार्मूला है, तो ये फार्मूला इस तरह से ओपन होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप अगर एग्जाम्पल लें इसका, तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लिया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी ये एक्स क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा। यानी इस तरह से आप ये फार्मूला नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसी में एक एग्जाम्पल और हम आपके पास लेते हैं, मैंने सिर्फ डी एक्स ले लिया। अब पता है डी एक्स का सॉल्व होकर एक्स आएगा, लेकिन कैसे, उसके पीछे का रीज़न आपको बता दें। उसके पीछे का रीज़न ये है, क्या हम dx को लिख सकते हैं 1 dx, यानी हम dx को अगर लिखना चाहें तो क्या हम dx को लिख सकते हैं 1 dx? हाँ लिख सकते हैं। और 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, क्योंकि x टू द पावर 0 किसी भी वेरिएबल टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। आप बताइए, इस फॉर्मूले को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर n था तो n प्लस 1 है, यहाँ 0 है तो क्या आएगा, यहाँ आएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो यहाँ x टू द पावर 1 अपॉन 1 यानी x आ जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो सिमिलर डी ओमेगा है या डी डब्ल्यू है तो वो डब्ल्यू नहीं आ जाएगा। अगर सोचिए यहाँ डी एस होता तो एस नहीं आ जाता। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, तो आप इनको इस तरह समझ सकते हैं। ये आपके डेरिवेशन में यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन क्या यूज़ करना है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी की टोटल वैल्यू निकालना, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में आपको एक्सप्लेन किया। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अभी हमने डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू ही रहने दिया, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहने दिया। और क्या हम इसको लिख सकते हैं, आर की पावर 1 है यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाएंगे आर टू द पावर माइनस 1 इंटू डी आर हो जाएगा। ये हमारी अपर लिमिट थी, यानी लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर थी, वो हम आर ले लेंगे। फिर इसके बाद अब अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया डी डब्ल्यू का, यहाँ पर डी डब्ल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आर टू द पावर माइनस 1 डी आर, ये इन्फिनिटी है, ये आर है। अब हम इसको फॉर्मूले की तरह ओपन करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर dx है तो x आएगा,
ठीक। अब यहाँ पर बताइए डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू का क्या आएगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करने पर डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर हमारे पास आएगा, अगर इसको ओपन करेंगे, r टू द पावर -1, ये हमारे पास r टू द पावर -1 है, और फोर्स हमारे पास है ये r²। बेटा यहाँ पर जो है आप एक काम करिए, फोर्स का जो फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन r², इसको r² कर दीजिए, यहाँ भी r², और यहाँ पर भी आप r² इसको ले लीजिए, तो यहाँ पर r टू द पावर -2 हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ पर देखिए -2 ये दिया गया है, अब हम इसको फार्मूले के हिसाब से ओपन करेंगे, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये हमारे पास r है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन r², तो वो हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद फिर जहाँ जहाँ r² था वहाँ हमने उसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या आएगा, W = आ जाएगा -क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर हमारे पास आएगा r टू द पावर -1 अपॉन -1, और यहाँ r है, यहाँ इन्फिनिटी है। W = हम लिख सकते हैं -क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन r आ जाएगा, माइनस ये आ गया, और ये r टू द पावर -1 अपॉन में आ जाएगा, ये r है, ये इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर भी एक आपको लिमिट प्रॉपर्टी बताते हैं, तो लिमिट प्रॉपर्टी भी आप भूलेंगे नहीं। लिमिट प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में बात कर लें। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) और इसकी ये है बेटा अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो इसको अप्लाई करने का रूल ये होता है, पहले अपर लिमिट रखा जाता है, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखा जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखा जाता है, ये इसके फॉर्मूले। यहाँ देखिए अब हम इसको अप्लाई करेंगे, W = -क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी। पहले हमने जो टर्म दिया गया था उसके प्लेस पर अपर लिमिट रखी, अपर r के टर्म में कॉन्सेप्ट भी है और अपर लिमिट भी r है, तो r ही रहेगा, फिर माइनस साइन लगाया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस लगेगा, फिर ये टर्म दोबारा लिखा, अब r के प्लेस पर इन्फिनिटी लगा दोगे, तो W = आ जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर इंटू 1 अपॉन r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। W = हमारे पास आ गया 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन r, ये तो वर्क डन हो गया, लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमें पता है V = फार्मूला होता है W अपॉन क्यू नॉट। तो W के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, W के लिए जो टर्म है हमारे पास 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन r, और अपॉन में हमने क्यू नॉट ले लिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास V की जो वैल्यू आएगी बेटा 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r आ जाएगी। अब हम इसको अगर समझें तो इसमें क्या क्या चीज़ें, अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा डेरिवेशन है, तो नहीं, इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन छोटा ही है। देखिए आपको ये टर्म्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए थे, ठीक। आपको ये टर्म्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए थे, ओके। और आपको ये भी टर्म नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिखा गया। सिर्फ आपको क्या क्या टर्म लिखने हैं, देखिए जो आपको बॉक्स में मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये टर्म आपको नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एक ये टर्म आपको समझाने के लिए था, और एक ये टर्म बेटा था, ये भी आपको समझाने के लिए यूज़ किया गया था। ये टर्म पूरा ये भी समझाने के लिए यूज़ किया गया था, और फिर ये जो टर्म है इसको भी आपको समझाने के लिए यूज़ किया गया था। तो ये आपके डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं है। ये सारे टर्म्स डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे गए थे। आपका डेरिवेशन जिस तरह से होए वो पूरा डायग्राम बनाना है आपको, और पूरा प्रोसेस के यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से इसको करना चाहिए, ठीक है।
अब इसमें कोई भी आप इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ेंगे, और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो रही है उसके लिए आप इंटीग्रेशन पर ध्यान देंगे, और उसके साथ ये आपके लिमिट्स इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी हमने इसके पहले आपको डेरिवेशन कराया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। ये क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक डाइपोल बनाया, ये डाइपोल है, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये लेंथ 2L है और ये मिड पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, यहाँ तक की लेंथ L है, इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, और हमने यहाँ से M पॉइंट ले लिया और M पॉइंट से O पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमने R ले ली। अगर आप सोचेंगे R डिस्टेंस O पॉइंट से क्यों ली, तो डिस्टेंस हमेशा आपको कहाँ से लेनी है, डिस्टेंस हमेशा आपको लेनी है डाइपोल के सेंटर पॉइंट से। डाइपोल का मिड पॉइंट ये है O से लेकर और M पॉइंट तक की डिस्टेंस R है। तो अगर हम यही बात आपसे कहें कि A से लेकर M तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो R माइनस L हो जाएगी, A से लेकर M तक की डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है OM जो है वो हमारे पास है R और हमारे पास जो OA है वो हमारे पास है L, तो हम AM निकालेंगे, AM इक्वल टू आएगा OM माइनस OA, तो ये R माइनस L आ जाएगा, A से लेकर M तक की डिस्टेंस, और जो पोटेंशियल होगा उसको हम VA मान लेंगे। अब यही चीज़ अगर B पॉइंट से कहें तो B पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी R प्लस L होगी, और वो कैसे होगी वो भी आप देख लीजिए। O से लेकर M तक R है बेटा, और O से लेकर B तक जो है वो है हमारे पास L, तो जो B से लेकर M तक है तो उसमें आपका OM और OB ऐड हो जाएगा तो R प्लस L आ जाएगा, तो ये R प्लस L आ जाएगा, यानी AM आपके पास है R माइनस L और BM R प्लस L, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल हमने VB मान लिया है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो VA हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, यहाँ डिस्टेंस है R माइनस L, ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। और अगर आगे देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास VB आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन R प्लस L, इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हम जो रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं, रिजल्टेंट का मतलब टोटल होता है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू VA प्लस VB। यहाँ पर कोई वेक्टर साइन तो लगेगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सिर्फ टोटल करना पड़ेगा, VA प्लस VB। ए की वैल्यू हमारे पास जानते ही हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L है, और प्लस इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन R प्लस L है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये आएगा बेटा V इक्वल टू, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर R माइनस L और R प्लस L, एलसीएम लेने के बाद यहाँ R प्लस L आ जाएगा और यहाँ पर R माइनस L आ जाएगा, तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, R प्लस L माइनस R प्लस L, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हमें पता है कि आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर बहुत छोटा होता है। ऐसे में v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 के, ये p हो जाएगा और ये आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। इसको तो आप हटा दीजिए, तो हमारे पास v इक्वल टू आएगा 1/4πε0 के p अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी यूनिट जो होती है वो तो आपको पता ही है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसी के बाद इसमें एक और डेरिवेशन है आपका, उसको भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल in broadside on position या और इन कोएक्सियल पोजीशन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमने डाइपोल लिया, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये 2L लेंथ है, इसका मिड पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, और ये यहाँ से यहाँ तक L है, ये यहाँ से यहाँ तक भी L है। तो ये √R² प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। इस पॉइंट को हमने M ले लिया, यहाँ तक भी डिस्टेंस √R² प्लस L स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो पोटेंशियल हो जाएंगे, एक पोटेंशियल हो जाएगा VA और एक पोटेंशियल VB हो जाएगा, क्योंकि हम डाइपोल से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, डाइपोल के परपेंडिकुलर। ये डाइपोल है हमारे पास, इसकी P की डायरेक्शन तो आपको मालूम ही है, माइनस से प्लस होती है, जो कि हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। जो P होता है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। और हम डाइपोल के परपेंडिकुलर जब जाएंगे तो उसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन। अब देखिए, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास आएगा VA इक्वल टू 1/4πε0 के प्लस Q अपॉन √R² प्लस L स्क्वायर। अब हम लिखेंगे आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास VB आ जाएगा 1/4πε0 के माइनस Q अपॉन √R² प्लस L स्क्वायर। अब हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट निकालना बहुत ही आसान, V इक्वल टू VA प्लस VB आ जाएगा। VA की वैल्यू है 1/4πε0 के Q अपॉन √R² प्लस L स्क्वायर, और ये माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन √R² प्लस L स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास कट जाएगा, तो V इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी यही चीज़ अगर हम एंड ऑन पोजीशन में देखें तो एंड ऑन पोजीशन में हमारे पास पूरा टर्म है, लेकिन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो पोटेंशियल है वो 0 आ जाता है। और ये डेरिवेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही डेरिवेशन आपके कोर्स में है और दोनों को अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। जो हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक कल जो क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में एक अगला टॉपिक हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसके बारे में हम लोग जान लें। जैसे इसमें हमने आपसे कहा
इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको ये कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है हमारे पास Q1, ठीक है, और एक चार्ज है बेटा Q2। अब हम Q1 को भी कहाँ से ले आए हैं, Q1 को भी हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं और Q2 को भी इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और हमने एक सिस्टम बना दिया और उसमें उसको रख दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे एज एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, ये हमारे पास एक कंटेनर है। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें ये मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है, इस तरह से मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आप सपोज करिए अब यहाँ पर सारे ये जो मटेरियल है, सारे पीसेस हैं, उठा के ले आइए और इसमें रख दीजिए। तो आप ही बताइए कि जब इसको यहाँ पे लाओगे, आप इसमें रखोगे इस तरह से, तो यहाँ पर रखने पर आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ले आए और आपने यहाँ पर इसमें रख दिया। तो जब रख दोगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल कहीं और थे, मटेरियल पीसेस ये आपके थे और ये एक बॉक्स है और उसके अंदर ये सारे मटेरियल पीसेस आपको रखने हैं। तो जब आप कहीं से कोई भी चीज़ उठाकर लाते हैं और वहाँ पर रख देते हैं, तो लाकर वहाँ तक ले जाने में, उठाकर वहाँ तक ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करते 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 वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी एनर्जी को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं आप, जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये चार्जेस भी यहाँ पहले से नहीं थे, ये चार्जेस कहीं से लाए गए हैं। तो यहाँ पर कहाँ से लाए जाएंगे, कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह तो होती नहीं कि हम कह दें ए पॉइंट से यहाँ तक ले आए, बी पॉइंट से वहाँ तक ले आए। तो जब प्लेस नहीं, तो हमने उसको सबसे लार्ज डिस्टेंस मान ली कि कहाँ से हमने चार्ज को लाए हैं, और हमने एक जगह पे लाके रख लिया है और एक सिस्टम बनाया है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं Q1 जो है इसको भी हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और Q2 जो है इसको भी इन्फिनिटी से ला रहे हैं। जब दोनों को इन्फिनिटी से लाएंगे और मैंने एक सिस्टम असेंबल किया है, ये जो ए बी पॉइंट है उस पर 2 चार्जेस Q1 और Q2 हैं और इसके बीच की डिस्टेंस R है। तो जब आप इस पूरे सिस्टम को असेंबल करेंगे, कहीं से ले आएंगे चार्जेस को, और चार्जेस को लाकर जब आप एक सिस्टम बनाते हैं, तो उस सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा देखिए, इसी को हम डिफाइन भी करेंगे, द वर्क डन in carrying the charges, the work done in carrying the charges Q1 and Q2 from infinity to any point and assembled the system is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और इसके लिए U इक्वल टू जो फार्मूला होगा 1/4πε0 के Q1 Q2/R। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपने लिखा कि Q1 और Q2 जो चार्जेस थे वो कहाँ से आप लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी से। और जब इन्फिनिटी से लाओगे तो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, किसी एक जगह तक लाने में और फिर वहाँ पर रखकर एक सिस्टम बनाने में आपको वर्क करना पड़ता है। और जब वर्क हो जाएगा तो वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और उस एनर्जी को हम पर्टिकुलर क्या नाम देते हैं, उस एनर्जी को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप इस बात को समझ गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये शुरू होती कि Q1 क्या है, Q2 क्या है। तो Q1 और Q2 बोथ चार्जेस हैं। अभी फ़िलहाल हमने दोनों को प्लस ले लिया है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो ये जो चार्जेस हैं इनको आप इन्फिनिटी से लाकर और आपने एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम असेंबल किया है, ठीक है।
और उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम पर्टिकुलर क्या नेम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पर आपने देखा कि इसमें आपने एग्जाम्पल जो समझा था उसी एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको भी समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर इसमें हम आपसे कहें कि इसका एक टाइप भी आपको बता दें, क्या टाइप, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो फॉर्मूला आपने निकाला ये टाइप 1 कॉन्सेप्ट है। अब टाइप 2 कॉन्सेप्ट में मान लीजिए हमने एक इस तरह का सिस्टम असेंबल किया, एक हमारे पास ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। ये ट्रायंगल के वर्सेस हैं और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस Q1 है, यहाँ पर माइनस Q2 है और यहाँ पर प्लस Q3 है। अब आप सोचिए कि इन तीनों चार्जेस को भी कहाँ से लाया गया होगा, तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी से लाया गया होगा और इन्फिनिटी से लाने के बाद एक ट्रायंगुलर प्लेस पर इनको असेंबल किया गया है। तो अब इन 3 चार्जेस को लाकर असेंबल करने में जो सिस्टम बना है उसकी टोटल एनर्जी यानी टोटल वर्क डन क्या होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। हमने ये भी मान लिया कि इन दोनों के बीच में ए और बी, इसके बीच की डिस्टेंस है, हमने इसको R12 कह दिया क्योंकि इसको हमने फर्स्ट पॉइंट कहा, इसको हमने सेकंड पॉइंट कहा और इसको हमने थर्ड पॉइंट कहा। तो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस R12 है, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस R23 है और इसकी डिस्टेंस R13 है हमारे पास, ठीक है। अब हमें यही बात यहाँ पर समझनी है कि हमने कहा कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारे पास बेटा, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी ऑफ सिस्टम वो हमारे पास होगी U टोटल निकाल लेंगे। दो के लिए एनर्जी आपको निकालनी है तो पहले आपको U A और B हो जाएगा, फिर B और C के लिए निकाल लीजिए, U B C हो जाएगा, फिर U A C हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रखें तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, देखिए U टोटल इक्वल टू हमारे पास आएगा, U टोटल इक्वल टू जो हमने U A B लिखा था और U B C लिखा है और U A C लिखा है। यहाँ पर आपको पता है जो एनर्जी हमेशा निकलती है वो 2 चार्जेस के लिए निकलती है, ठीक है। अब इसके लिए अगर बात करें तो हमारे पास U टोटल जब आएगा तो U A B इन 2 चार्जेस की बात कर लीजिए, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि A और B के बीच के लिए जो आपने डिस्टेंस ले ली वो R12 ले ली और इसका चार्ज कितना था Q1 और इसका चार्ज कितना था Q2, ठीक है। और ये भी आपको देखना होगा कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव जो चार्ज है तो वहाँ पर आप साथ में नेगेटिव साइन भी लगा लें तो आपको और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। अब UBC के लिए निकालते हैं, बताइए UBC में कौन कौन से चार्जेस आपको लेने हैं। UBC में एक आपको माइनस Q2 लेना है और एक प्लस Q3 लेना है। तो यहाँ पर भी फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q2 और प्लस का Q3 है और ये डिस्टेंस जो है वो R23 है क्योंकि आपको पता है Q2 और Q3 की डिस्टेंस R23 है, ठीक है। अब ऐसे ही UAC निकाल लीजिए A और C के लिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये हमारे पास Q1 और ये Q3 और ये R13 आ जाएगा। अब आप इसमें देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों प्लस हैं, ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है। अब हम इसको अगर फाइनली देखें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल सकता है, आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 आ जाएगा, ये माइनस Q2 इंटू Q3 अपॉन R23 आ जाएगा और ये Q1 और Q3 और R13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाएंगी और फाइनल आपका जो यूनिट होता वो तो आपको पता ही है
कि जूल होता है। इस तरह से कोई भी सिस्टम हो, अगर मान लीजिए ये तो हमने एक ट्रायंगुलर शेप में ले लिया, सोचिए अगर इसी का टाइप 3 हम आपके सामने रखें तो क्या होगा। टाइप 3 भी आप देख लीजिए। टाइप 3 का मतलब ये है बेटा कि हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया। अगर हमने स्क्वायर ले लिया, इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कह दिया। यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस का Q1 है, यहाँ पर जो है वो प्लस का Q2 है, यहाँ पर माइनस का Q3 है और यहाँ पर जो है माइनस का Q4 है। ठीक, ये हमने इस तरह से चार्जेस ले लिए। अब इस पर अगर आपसे कहा जाए कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो सबका पेयर बनाइए आप, पेयर के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। देखिए U टोटल में अगर हम बात करें, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड के लिए लीजिए, तो हमने नाम ले लिया U12, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट और थर्ड के लिए नाम ले लिया, तो इसका नाम ले लिया U13। फिर हमने फर्स्ट और फोर्थ के लिए नाम ले लिया, तो U14 हो गया। सभी में पेयर होने चाहिए। फिर उसके बाद U12, U13 और U14 हो गया। अब इधर से आते हैं। अब देखिए 12 या 21 तो एक ही बात है। अब हम ले लेंगे यहाँ से, देखिए 2 और 3 ले लेंगे, क्योंकि कहीं पर भी 2 और 3 नहीं यूज़ किया गया है। U23 हो जाएगा बेटा, और फिर U2 और 4 हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास U23 हो गया, U24 हो गया, और ये हमारे पास 12, 13 और 14 हो गया। अब इधर 3 और 4 को आप देख लीजिए, अगर पेयर में ही आप देखें तो पेयर में 3 और 4 सिर्फ ये दो बचे हैं, तो हमारे पास U34 आ जाएगा। अब ऐसा किसी भी एंगल से कोई पेयर आपका नहीं छूटना चाहिए। देखिए अगर पेयर कोई भी छूट गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया। पेयर नहीं आपका छूटना है। सबसे पहले हम पेयर काउंट करते हैं, बताइए। सबसे पहले 1 और 2 का एक पेयर बनेगा, U12 लिख दिया। फिर 1 और 3 का पेयर बनेगा, U13 लिख दिया। 1 और 4 का पेयर बनेगा, U14 लिख दिया। अब बताइए कौन से पेयर छूट रहे हैं। 1 2 लिख दिया, तो अब हम 2 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही पेयर सेम है। अब हम 2 और 3 ले लेंगे, तो हमने 2 और 3 ले लिया। फिर उसके बाद 2 और 4 ले लिया, ये हमारे पास पेयर नहीं कंप्लीट था। फिर एक और बचा 3 और 4। अब इसमें किसी भी एंगल से कोई पेयर नहीं बचा है, क्योंकि अगर 4 और 2 को लोगे तो ऑलरेडी तुम 2 4 ले चुके हो। ठीक, यानी सारे पेयर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इनकी वैल्यू हम बात करें, जैसे मैंने कहा स्क्वायर है, तो स्क्वायर की डिस्टेंस r ले लीजिए, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर की बात की है कि ये स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, डिस्टेंसेस, और यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस निकालते हो तो आपको पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। ये हमारे पास r√2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो r√2 आ जाएगी। अब देखिए मैं आपको ट्राइंगल बना के इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लीजिए फर्स्ट को हमने a मान लिया, ये जो फर्स्ट है इसको हमने a मान लिया, और जो ये हमारे पास फोर्थ है इसको हमने b मान लिया बेटा, और फिर ये जो है इसको हमने 3 वाले को c मान लिया। ठीक, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये बताइए r था, ये भी r था, तो आपको पता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आ जाएगा 2r स्क्वायर, तो AC आ जाएगा √2r स्क्वायर, तो AC इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास r√2। ये हमारे पास AC इक्वल टू r√2 आ जाएगा, यानी ये हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली। चाहे हम 1 और 3 की डिस्टेंस की बात करें, चाहे 2 और 4 की डिस्टेंस की बात करेंगे, वो r√2 आ जाएगा, और उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इनकी वैल्यूज़ भी अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, जरा बताइए। U टोटल इक्वल टू U12 की सबसे पहले बात करेंगे, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, अब 1 3 की बात कर ले, तो 1 3 के लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 और Q3 हमारे पास माइनस में है, और नीचे r√2 लिख देंगे। ठीक, अब 1 4 की बात कर लीजिए। 1 4 में क्या लिखेंगे आप, 1 4 में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये Q1 और माइनस का Q4 आ जाएगा, अपॉन में R आ जाएगा।
यानी हमने U12, U13, U14 निकाल लिया, ऐसे U23 निकाल लीजिए। तो बताइए U23 कितना आएगा। 2 और 3 के लिए 1/4πε0 के Q2 और Q3 माइनस में है, और ये हमारे पास जो है वो R दिया है, R दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है, 2-3 के बाद अब अगला 2-4 हमारे पास है। तो हम 1/4πε0 के Q2 और माइनस का Q4 और अपॉन में जो है वो R√2 आ जाएगा। Q2 माइनस Q4 और R√2। उसके बाद हमारे पास एक और लास्ट बचा है 3 और 4 का, तो 3 और 4 का भी लिख लीजिए। 1/4πε0 के ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का Q3 और माइनस का Q4 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये भी R आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने स्क्वायर में देखा कि अगर स्क्वायर में हमें एक स्क्वायर टाइप का सिस्टम है और उसकी अगर हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखनी है और प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, उस हिसाब से आपको टर्म को समझना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन मिलेगा, अगर हम कॉमन लेना चाहें तो आप बताइए यू टोटल इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 1/4πε0 के, उसके बाद कॉमन जो मिलेगा वो लिख दें Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा, माइनस का Q2 Q3 अपॉन R√2 हो जाएगा, और उसके बाद अगर अगला टर्म देखें तो माइनस का Q1 इंटू Q4 अपॉन R हो जाएगा। फिर नीचे का टर्म देखिए ये भी माइनस में आ जाएगा, Q2 इंटू Q3 अपॉन R हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, माइनस Q2 इंटू Q4 अपॉन R√2 आ जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा Q3 Q4 अपॉन R। इस तरह से हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको उसका पूरा सॉल्व करने का प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस माइनस प्लस का इसमें आपको ध्यान रखना है कि माइनस होगा या प्लस होगा, उस हिसाब से अगर प्लस माइनस है तो वो फाइनल टर्म आपका किस में निकल के आ जाएगा, माइनस में, और अगर दोनों प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, और अगर दोनों माइनस में है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो उस पर जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल आपको किस तरह से करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, और जब फार्मूले पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको यही पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन किया है, और फिर इसमें कंप्यूट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम। तो ऐसे में अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है V = 1/4πε0 के Q/R फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई मीडियम की जब बात नहीं कर रहा है तो इन ईयर आपको पता है K = 1 होता है, तो हमारे पास V = आ जाएगा 1/4πε0 Q/R, और ये 1/4πε0 जो है इसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यानी 1/4πε0 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर जो है इतना दिया हुआ है, और Q की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 4 × 10⁻⁹ अपॉन जो R डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। तो अब 10⁻+9 से -9 कैंसिल हो जाएगा, तो V = 36/0.1, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 360 वोल्ट निकल के आ जाएगा। यानी पहला जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 360 वोल्ट। तो 360 वोल्ट जो है वो वैल्यू है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और वो किसके लिए है, कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास दिया गया था और कितने डिस्टेंस पर हमें निकालना था वो भी पता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन के टॉपिक को समझ के कर सकते हैं। आप देखिए जैसे आपसे मैंने कहा कि 3 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है, और एट अ कॉर्नर ऑफ ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल बना लीजिए। इसको आपने कहा कि ये हमारे पास यहाँ पर Q1 चार्ज है 25 माइक्रो कूलम,
और फिर यहाँ पर Q2 चार्ज है, वो आपका है 50 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर Q3 चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम, और जो डिस्टेंस दी है वो 7.5 मीटर है। ये भी 7.5 मीटर, ये भी 7.5, ये भी 7, यानी इक्विलेटरल में सारे डिस्टेंसेस, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, सारे डिस्टेंसेस बराबर है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है। तो आपको पता है, मैंने बताया था आपको, जब भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पेयर लेते हैं आप, पेयर। सबसे पहले आपको पता है इसमें कौन सा पेयर लेंगे, यू ए बी ले लेंगे, ए और बी, फिर आप यू बी सी ले लेंगे, फिर आप यू ए सी ले लेंगे। यू ए बी पहला पेयर है, बी सी दूसरा पेयर है, ए सी तीसरा पेयर है। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R, ठीक। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q2 इंटू Q3/R, और इसके लिए फॉर्मूला भी उसी टाइप से आएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q3/R। अब आपको इसमें पता है कि इसमें कॉमन क्या मिलेगा। कॉमन मिलने के बाद फिर हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 9 इंटू 10⁹, और R भी कॉमन ले लिया, R सब में है तो R हमने कॉमन ले लिया। R की वैल्यू कितनी है, 7.5। फिर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब Q1 Q2 की वैल्यू रख दीजिए 25। माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लीजिए, यानी अगर हमारे पास Q1 25 माइक्रोकूलम है तो ये कूलम में आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि एक माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइक्रोकूलम जो है, माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है, तो 25 माइक्रोकूलम 25 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही Q1 के बाद Q2 हमारे पास कितना है, Q2 50 है, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 ले लेंगे। ये तो Q1 Q2 हो गया, प्लस Q2 Q3 यानी 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 प्लस, अब Q1 Q3 ले लेंगे 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारे पास फाइनल, इसके बाद सॉल्व भी कर लें साथ में, तो 9 इंटू 10⁻9/7.5, इसको अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1250। इसका मल्टीप्लाई 25 और 55, 25 और 50 का मल्टीप्लाई 1250 इंटू 10⁻12 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 5000 इंटू 10⁻12। ये हमारे पास आ जाएगा 2500 इंटू 10⁻12। अब भी इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, 10⁻12 कॉमन ले लीजिए माइनस, तो 9 इंटू 10⁻9/7.5 इंटू 10⁻12 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा 1250 बचेगा, प्लस 5000 बचेगा, और प्लस 2500 बचेगा। अब हम इसको क्या करें, ऐड कर लेते हैं। तो ज़रा बताइए, यहाँ पर पावर 9 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 9 कम हो जाएगा, नीचे 7.5, और इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं, ये आएगा 0, और ये 0, ये भी, ये 5 हो जाएगा, ये 5 और 2 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 7 और 1 8 आ जाएगा, यानी 8750। और ये 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 7 और ये 8, हाँ ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 1 0 और लग जाएगा। तो अब हमारे पास आया 9 इंटू 10⁻³ इंटू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 875 इंटू 10⁻², क्योंकि 87500, नीचे हमारे पास कितना है बेटा, नीचे हमारे पास 75, ठीक। अब क्या ये किसी से कैंसिल होगा, तो कैंसिल किससे होगा, अगर हम कैंसिल करें 5 से कैंसिल करते हैं, 5 बन जाए 5, 5 5 जाए 25, 5 बन जाए 5, 5 से बन जाए 35, 5 5 जाए 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 जाए 15, 5 3 जाए 15, 5 5 जाए 25।
फिर इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 या 9। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 105 और इधर 10 टू द पावर आएगा -1, यानी आप इसको लिख सकते हैं 105/10 लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में जा सकता है, यानी 10.5 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10.5 जूल। और 10.5 जूल को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपने 3 चार्जेस लिए और 3 चार्जेस लेने के बाद उनकी आप वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वैल्यू हमारे सामने ये आ जाएगी। और ऐड करने के लिए हमेशा याद रखो, इसको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी 2 चार्जेस आपको लेने हैं। यहाँ पर 3 चार्जेस हैं तो आपको 2 के पेयर बनाने हैं और तभी आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। एक साथ 3 चार्जेस नहीं लेंगे, एक साथ 2 ही ले सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है कि 2 चार्जेस मान लीजिए इस तरह का हमने आपको, ये हमारे पास एक डाइपोल है बेटा, इस पर कितना चार्ज है, एक हमारे पास है +3 माइक्रोकूलम और एक है -3 माइक्रोकूलम, और इसके बीच की डिस्टेंस जो 12 है वो है 3 × 10⁻³ मीटर। इसको आपने A मान लिया, इसको आपने B मान लिया। तो सबसे पहले P निकाल लीजिए। P = फार्मूला होता है Q × 12। तो हमारे पास Q है 3 × 10⁻6 और 12 है 3 × 10⁻3, तो 9 × 10⁻9। ये तो P हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल V। V = 1/4πε0 P/r²। ये फार्मूला होता है 1/4πε0 9 × 10⁻9 और P हमारे पास दिया है 9 × 10⁻9 और अपॉन में डिस्टेंस जो दी गई है वो हमारे पास है, जो बाद में डिस्टेंस 0.6। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 981 आ जाएगा और ये 0.6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 810/6 आ जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, यानी 135 वोल्ट। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 135 वोल्ट। इस तरह से पूरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लिया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तीनों टर्म के साथ ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और इसको समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपको धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।